बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ना सभी लोग। रेडी है? किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना? फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग, है ना। तो ये जो टर्म है ना, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्या होता है, उसके टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आपको नॉलेज इंडेक्स सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होना चाहिए ना। तो इसके लिए ही मैं बोलता हूँ बार बार न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, उसके मतलब समझने हैं, टर्म्स के मतलब समझने हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक सोशल इंजीनियरिंग, कहाँ जा रहे हो भाई? एक ये है सोशल री इंजीनियरिंग, ये है ना। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, है ना यहाँ पे, और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये क्रिटिकल थिंकिंग और रीजन की जो बात किया है इसने ना, ये है क्या है यार, इधर आ भी नहीं। क्या करें? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है इसमें, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि एथिकल फ्रेमवर्क, मतलब आपको तार्किक होना है, आपको तार्किक होना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखना है, लेकिन अंडर द एथिकल फ्रेमवर्क। ठीक है ना। एक एथिकल फ्रेमवर्क होगा, उसके अंदर ही आपको तार्किक होना। हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो अब पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सोशल री इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सोशल री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि अभी जैसे मान लेते हैं हम, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा देश क्या था, बहुत ज़्यादा असमानता, गरीबी और बहुत सारे मतलब सोशल एब्यूज़ वगैरह थे, बहुत सारे छुआछूत वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़, है ना। अब वो चीज़ें हम बदल करके अपने देश को अगर हम इक्वालिटी वाला, सोशल जस्टिस वाला और प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील अगर बनाते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है, सोशल री इंजीनियरिंग किया है। और आप क्या हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तो आपके कंधों पे ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने समाज का पुनर्निर्माण करते हैं, कैसे सोशल री इंजीनियरिंग करते हैं। मेरी बात समझ में आई अच्छे से? अगर आप उसी समाज के हिस्से हैं जहाँ पे जातिवाद को मतलब जस्टिफाई किया जाता है, धर्म के आधार पर अगर कोई भेदभाव अगर किया जाता है, डाउरी की बात किया जाए या महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया जाता है, तो वहाँ पे आप जो सीखे हैं अगर आप वही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या सोशल री इंजीनियरिंग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। तो पहली ज़रूरत क्या है, पहली ज़रूरत क्या है, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? कल भी हम लोगों ने सारी बातें की थी ना। तो इसका मतलब ये आपका दृष्टिकोण बदलेगा कैसे भाई? एजुकेशन से। आपके फैमिली में जो वैल्यूज़ दिए जा रहे हैं, आपके सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, वो सारे वैल्यूज़ अगर चेंज होते हैं तभी जा करके, अगर आपको यही सिखाया जाएगा कि बेटा तुम मर्द हो, दहेज लेना तुम्हारा क्या है, अधिकार है, इसका मतलब क्या सीखेंगे, है ना। और आप घर के अंदर ही अगर माँ बाप जो है बेटी को उतना कोई केयर नहीं कर रहा है, आप बेटा को बर मतलब कहते हैं ना, बेटा जो होता है मन्नतों से पैदा होता है। सही बात है कि नहीं? मन्नत मांगे जाते हैं बेटों के लिए, है ना, बेटियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटियां किस्मत से पैदा होती हैं, लेकिन बेटा लोगों के लिए मन्नत। समाज भी कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के रखा है ना। बेटा जो है मन्नत से होता है, बेटियां तो किस्मत से होती हैं। मतलब ले दे के जो कहना चाह रहे हो वो समझ में आ गया है कि नहीं? समझ में आ रही बात ना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली ज़रूरत क्या है, आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने अप्रोच में, सारी चीज़ों में आपको चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सारी बातें हैं।
ठीक है, आपको याद होगा शायद, मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ बहुत बेहतर इंसान बनिए, बहुत बेहतर इंसान बनेंगे, ये सारे प्रश्न आपके बाएं हाथ का खेल है। बेहतर इंसान नहीं है, सोच में अलग हैं आप और करने में कुछ और हैं, बोलने में कुछ और हैं, इसका मतलब मन वचन कर्म से अगर आप अलग अलग हैं तो आप इंटीग्रिटी तो है ही नहीं है आप में। मन वचन कर्म से ही अगर आप एक हैं तभी आप क्या है, मैन विथ इंटीग्रिटी, अदरवाइज नहीं है। अब बिना इंटीग्रिटी के कोई एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की सोच भी नहीं सकता है, जो पैटर्न है भी एग्जाम का। ठीक, समझ में आ गई बात? चले आगे। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको क्या करना है, सोशल री इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये सोशल री इंजीनियरिंग हमको करना है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो रीजन का इस्तेमाल करे और क्या करे, वो क्रिटिकल, हाँ, और क्या करे वो क्रिटिकल थिंकिंग। अब सारे चीजों को समझना होगा ना। ये मुझे लगता है 2-3 साल बाद यूपीएससी ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, नहीं तो इधर बीच यूपीएससी जो है ना, आलोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे शब्द यूज ही नहीं कर रहा था। नहीं तो वो शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर देता था, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, अपनी डेमोक्रेसी, मॉडर्निटी या जितने भी आइडियोलॉजीज़ वाले जो चीज़ें हैं, यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं, एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत समय से मैंने ये देखा था, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि अब यूपीएससी जो है वो सारे शब्द इस्तेमाल करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। इस बार क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे खुशी हुई कि एक्चुअल में थोड़ा सा ये अच्छी चीज़ है यूपीएससी के लिए ना, यूपीएससी के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रीज़न का मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी कर रहे हैं इसका मतलब उसके पीछे रीज़न है ना। मतलब ये है कि आपने कोई एक्शन किया है और उसके पीछे जो रीज़न आपका है, अगर वो बिना रीज़न का कोई एक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो फालतू बेकार ही है। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका रीज़न है अगर, और रीज़न और आपके एक्शन में सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया है ना। दूसरी बात ये है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये थोड़ी है कि किसी की आलोचना ही करना है कि नहीं। मतलब ये कह दे किसी की आलोचना करना, इसका मतलब अपने किसी दोस्त की आलोचना करने के लिए बोल दिए तो भाई आप शुरू कर दिए उसकी आलोचना करना। अरे क्या होता है नहाता धोता है नहीं, गंदे फंदे कपड़े पहनता है, अब दोस्त है जिससे साथ में बैठना उठना पड़ता है तो मन तो नहीं करता, इन्हें उल्टी लगती है। ये क्या हुआ एकदम ये आलोचना नहीं है एक्चुअल में। आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना या क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा जो है ना इस तरीके से सोचिए कि आपने कोई काम करना, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी के इरेडिकेशन के लिए आपने गरीबी उन्मूलन के लिए कोई काम करना शुरू किया है ना। इसका मतलब ये है कि गरीबी उन्मूलन का काम आपने करना शुरू किया है तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है अगर, तो आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि आप हमेशा जो है अपना मूल्यांकन करते रहेंगे। ये जो मैंने काम किया है इससे इतना फ़ायदा हुआ, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये इससे और बेहतर हो सकता था। अपनी कमियां ढूंढेंगे आप, है ना। उसके कई सारे तरीके होंगे, आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा और जनता को आप क्या बनाएंगे, उसमें पार्टिसिपेंट बनाएंगे, उसमें भागीदार बनाएंगे और उनसे आप फीडबैक लेंगे कि आपको इस जो काम चल रहा है, जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं, आप बताएं। आप बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ आप कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ही आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ऐसा नहीं मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, मैं ऐसा मैं वैसा, ये इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हुआ अगर आप भी हैं, अगर उस काम को कर रहे हैं तो आपको भी अपने आप को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा कि इससे बेहतर हो सकता था। ये बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है ना कि जब आप इस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं तब और अदर्स के लिए कर रहे हैं तब, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
मतलब खुद के लिए कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन अगर दूसरों के लिए कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत बैलेंस रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं और मैं जो है, अरे यार तुम लोग को तमीज़ नहीं है क्या, तुम लोग भी आगे हो यार, ये क्या काम कर रहे हो, कुछ सीखे हुए नहीं हो, बस आगे हो, मतलब ये इस टाइप से है ना, बताओ ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, अरे ये काम ऐसा नहीं ऐसा, ये मतलब इस तरीके से कहने लगा मैं अगर, तो आपका मॉरल तो डाउन हो गया ना, साथ ही साथ अंदर से खुन्नस भी खाए होंगे आप, मौका मिलने तो बताता हूँ। सही बात है कि नहीं? जबकि आप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को तभी पा पाता है जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिल के कोऑपरेशन के साथ काम करता है। इसका मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा सा माहौल भी बना के रखना पड़ेगा। सही बात है ना? इसीलिए जब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए क्या है कि अदर्स के लिए बात किया जाए तो वहाँ पे सुपरविजन वाला जो व्यू बताया था मैंने ना, सुपरविजन होने का क्या मतलब है, आप पॉजिटिव तरीके से निगरानी रखिए। लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो बिना उसकी गलती गिनाए आप पहुँचिए वहाँ पे, और वहाँ पे उसके साथ लग करके अगर इस काम को इस तरीके से कर लिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। आप खुद उसके साथ लग के करने लगे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अभी ये दोनों पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे ना, घबराना नहीं है अभी ना, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बताइए आप कि सोशल री इंजीनियरिंग अगर करना है आपको तो इसका मतलब रीज़न मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे मान लीजिए क्या है कि कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ना, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, इसके पीछे जो रीज़न दिया जा रहा है, वो रीज़न जो बताया जा रहा है वो क्या है, रीज़न अगर ये बताया जाता है कि हमको कहा गया है कि रूल फॉलो करना है, आपने ये बताया है, बहुत सारे सवाल आएंगे आपसे, है ना। अभी सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उसमें देखिएगा आप, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पे आप एक चीज़ बताएंगे कि वहाँ पे रूल ये है, इसका मतलब हम इस रूल को फॉलो करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप रूल भी फॉलो करेंगे तो फॉलोअर रहेंगे आप, ट्रेंड सेटर नहीं रहेंगे आप। सही बात है कि नहीं? लीडरशिप इसको थोड़ी बोलते हैं, इसको तो फॉलोअर कहते हैं। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ध्यान देखना है कि ये रूल तो इम्पॉर्टेंट है, ये इसको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन ये क्या हमारा जो संवैधानिक उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, या फिर जिस उद्देश्य से इस स्कीम को, इस प्लान को लाया गया था, वो पर्पज जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेंगे ना। मेरी बात समझ कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों के बीच में एक सीधा संबंध अगर बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सही काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो काम और बेहतर हो सकता है या फिर कुछ कमियां हैं, वो सारी चीज़ें उस पर नज़र रखना, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, मैं बेस्ट हूँ, मेरा काम बेहतरीन है, मेरा काम करने का तरीका सबसे अच्छा है, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छे से चले आगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई अगर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे मान लेते हैं मनरेगा को ही ले लीजिए। मनरेगा बहुत सारी बातें हैं इसके पक्ष में विपक्ष में। अगर कांग्रेस से बात करें तो ये क्या कहता है, कांग्रेस का कहना है कि एक्चुअल में ये क्या है, लोगों को काम का अधिकार देता है, जो क्या है आपके डीपीएसपी में है, काम का अधिकार, है ना। तो ये काम का अधिकार देता है, और समाजवाद समानता लाने के लिए जो भी समाजवादी विचारधारा है उसमें क्या होता है, काम के अधिकार को जनता को प्रदान किया जाता है ताकि वो डिग्निटीफुल लाइफ जो है, अपना डिग्निटी वाली जो लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से जी सके, वो काम का अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना। तो मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा में अगर आप क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तो मनरेगा में, या फिर आप राशन अगर की जो बात करते हैं तो राशन में भी वही चीज़ें हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक टारगेट दिया गया है कि इतने लोगों को रोजगार देना है, ठीक, आपको टारगेट दिया गया है इतने लोगों को रोजगार देना है आपको। तो इतने लोगों को रोजगार देना है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 लोगों को रोजगार देना है, आपने टारगेट पूरा कर लिया, सेटिस्फाई हो गए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आपका अगर क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग आप करते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, यार सिर्फ 100 लोगों को रोजगार देना यही बहादुरी है क्या, क्या इससे कोई सोशल री इंजीनियरिंग हुई क्या, क्या समाज में कोई बदलाव आया क्या, लोगों को अगर जो रोजगार मिला है
पहले तो ये भी देखेंगे कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिला है कि नहीं मिला है, कहीं कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन तो नहीं हुआ है। अगर वहाँ चांसेस है तो इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल ऑडिट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे वहाँ पे। क्यों करेंगे आप? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इस काम को सिर्फ काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न उसके पीछे है काम करने का, है ना? वो क्या है रीज़न? आप सोशल री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सोशल री इंजीनियरिंग सबसे बड़ा कारण अगर है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ नंबर गिनवा करके आप चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे। सही बात है ना? मतलब ये हुआ कि 100 लोगों को रोजगार देने का मतलब ये हुआ, आपने क्या किया, 100 गड्ढे खुदवाए और फिर 100 गड्ढे को पटवा दिया। अगर ऐसा काम तो मिल गया ना उनको, उद्देश्य भी यही है कि लोगों को काम का अधिकार मिले, लोगों के पास पैसा पहुंचे, यही सारी चीज़ें है ना। लेकिन आप क्या इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे, मैंने तो काम कर दिया है ना? लेकिन आप क्या है, आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, आप रीजनिंग वाले हैं, और आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, बड़ा उद्देश्य है सोशल री इंजीनियरिंग का। मतलब एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ सभी के पास रोजगार हो, काम हो, और वहाँ पे जस्टिस हो, साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो, एक प्रोग्रेसिव आप सोसाइटी बनाएं। सही बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके काम से समाज में क्या परिवर्तन आया है, ये आपका सबसे बड़ा कारण होगा अपने काम करने का। ठीक है? अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे अपने बारे में? आलोचनात्मक रूप से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मेरा काम लग रहा है बहुत बेहतर नहीं हुआ है, अब इसको कैसे किया जाए कि ये वाला उद्देश्य जो है सोशल री इंजीनियरिंग वाला पूरा हो जाए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्या है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें ठीक है। सब्सिडी जैसे है, बहुत सारे मामलों में सब्सिडी देने की बात, तो सब्सिडी का टारगेट है कितने लोगों को सब्सिडी देना है, इनको देना है। तो भाई आप बाकी चीज़ें भी सोचिए ना, सब्सिडी देने का मतलब क्या हुआ, कोई इसका फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें है ना। इसको कैसे जो है प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं होगा तो सोशल री इंजीनियरिंग नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छे तरीके समझ में आ गई। अब आते हैं वापस। अब हम लोग जितनी बात कर लिए हैं ना, उसमें जो बात है वो ये है कि आपको क्या है, एक जो है ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं क्या, एथिकल फ्रेमवर्क, है ना। एथिकल फ्रेमवर्क मतलब क्या हुआ, वही हुआ क्या, जो उद्देश्य है सोशल इंजीनियरिंग का, जो उद्देश्य है संविधान का, जो आपके प्रियम्बल में सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना ये बताती हैं कि आप क्या करें, उसको अपना एक एथिकल फ्रेमवर्क के तौर पर रखें। मतलब वो उद्देश्य पूरा हो। वो उद्देश्य कौन सा पूरा होगा? सोशल जस्टिस का, इक्वालिटी का, है ना, लोगों के एक डिग्निटी, जो फुल लाइफ की बात करें अगर उसका अगर कहा जाए, अच्छे मतलब लिविंग स्टैंडर्ड का, इसके अलावा समाज में एक बदलाव का, एक प्रगतिशील समाज, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने का, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या करेंगी, ये एथिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करेंगी। और इसको ध्यान में रख करके आप क्या कर रहे हैं, आप रीजनिंग कर रहे हैं, आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सोशल इंजीनियरिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसी को कोरिलेट करके ऐसे लिख देना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर देना है। आसान? यहाँ पे एक एक वर्ड को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार क्वेश्चन पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, और इसके अलावा जो समय के साथ अच्छी अच्छी बुक्स आती रहती हैं वो सारे बुक्स पढ़ा कीजिए। उसमें इस टाइप के जो टर्म्स जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे टर्म्स आपको मिलते रहेंगे, और उस टर्म्स को अच्छे से समझिएगा। गूगल की मदद ले सकते हैं आप, है ना, उसकी मदद दे के भी समझ सकते हैं अगर आपको हर चीज़ हर जगह नहीं मिल रही है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से लिख पाएंगे आप, कुछ भी नहीं है, बस सोचना है बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले ना। ये है ना 4B, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी ना, कौन से, वो जैनिज्म है ना, जैन के, है ना। तो ये है एक्सप्लेन देयर रिलेवेंसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड।
ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि वो क्या क्या थे, क्या क्या थे, वो सारे टीचिंग्स जो है हमारे क्या क्या थे, इसको पहले समझना है। सबसे पहला तो क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की ज़रूरत है कि नहीं? पूरी दुनिया में हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उधर गाज़ा में बच्चे बच्चे सब मारे जा रहे हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हमेशा कहीं ना कहीं टेररिज्म, इंडिया में आपने देखा 26 लोगों आतंकवादियों ने मार दिया, मासूम लोगों को, है ना। तो ऐसी पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है, सॉरी नॉन, स्पेलिंग बताइए अगर कुछ गलत हो जाए तो ना। अच्छा हाँ, ठीक, थैंक यू। ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा हमेशा यूजफुल तो है ही है, आपको पता ही है ये, है ना। और क्या हो सकता है इसमें, और उनके जो सत्य, ट्रूथफुलनेस, है ना, सत्य। सत्य भाई, सत्य होता ही है ना। सत्य से क्या होगा, इंटीग्रिटी, भ्रष्टाचार में कमी, है ना, काम पूरे ड्यूटी ईमानदारी के साथ करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर हैं हर जगह, अगर ये सारी चीज़ें हैं, एक तो ये यूनिवर्सल वैल्यू है ना भाई, है ना, यूनिवर्सल है, वैल्यू है। अगर ये चीज़ें हर जगह हो जाएं तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सारी प्रॉब्लम तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, आप अपरिग्रह अस्ते, उसको उसको क्या कहते हैं, नॉन नॉन स्टीलिंग ना, नॉन स्टीलिंग होता है। और एक और नॉन पोसेशन, हाँ। स्पेलिंग देखते रहिएगा ना। नॉन पोसेशन, नॉन पोसेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे आप कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं। एक घर है आपके पास, एक घर है, आपका पेट ही नहीं भर रहा है, दो चार घर और खरीदे चले जा रहे हैं। एक कार है, हाँ ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पास, कार है, एक कार से आपका काम चल सकता है, तो आप उसके बाद कार पे कार खरीद खरीद रहे हैं, घर के सामने सजाए हुए हैं एकदम, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो भौतिक वस्तुएं आप जो जमा करते हैं, एक्चुअली क्या है, मटेरियलिज्म है ना, भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म है ये। तो आप अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इसको क्या किया गया है, मना किया गया है। ये भौतिकवाद की ही देन है कि आज आप इतने लालची हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, अनएथिकल हो गए हैं, और साथ ही साथ आप सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटली अनएथिकल हो गए हैं, है ना। आप अपने घर ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 5-5 घर अगर रख रहा है तो जाहिर सी बात है जगह ज़मीन तो कम पड़ी जाएगी ना, तो जंगल ही तो काटेंगे आप। जो नेचुरल जो हैबिटेट है जानवरों का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, वो आप काटेंगे। इसका मतलब क्या है, आप अपना पर्यावरण को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना इन्वायरमेंट को ही तो ख़राब कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉन पोसेशन को अगर लेकर चलें तो आज हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सकता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि इस दुनिया में हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लालची अगर हो जा रहे हैं, ग्रेडीनेस अगर आ रहा है आपके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपनी सराउंडिंग्स को ही आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके साथ ही साथ जो आपने क्या अस्ते बोलते हैं ना, अस्ते, नॉन स्टीलिंग, है ना। अस्ते मतलब जो चीज़ मेरा नहीं उसे मेरा कोई अधिकार नहीं है ना, मतलब किसी की चीज़ों को हथियाना, हड़प लेना, ये सब चोरी कहलाती है ना। अगर ये सब चीज़ें हैं अगर, तो अच्छी बात है। समाज में अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है, बेहतर होगा। आप किसी के सामान पे हड़पे उड़पे नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, गलत साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें है ना। इसके अलावा पांचवा जो है वो है ब्रह्मचर्य बोलते हैं ना, सेलिबेसी, है ना। हाँ ठीक है, तो ब्रह्मचर्य यानी सी से होता है ना, एस होगा सी होगा, सेलिबेसी, है ना। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब ठीक है वो आप जो समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने इंद्रियों पे जो है ना, आप अगर कंट्रोल कर पाते हैं, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं ना। इसको एक और टर्म कह सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन।
सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आप लालची भी नहीं होंगे, है ना, हर चीज़ अनुशासित तरीके से करेंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करेंगे, मतलब हर तरीके से बेहतर होंगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, मतलब इसको कहते हैं ना अनेकांतवाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। लिख दो, अनेकांतवाद। मतलब सत्य के कई दृष्टिकोण से सत्य देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा थोड़ा सा खोला जाए अगर, तो इसका मतलब ये होता है ना कि कोई एक चीज़ जो है, एक वस्तु जो है, वो अपने आप में कंप्लीट जो है ट्रुथ नहीं होती है, कंप्लीट फैक्ट नहीं होता है, वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। इसका मतलब बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारे लोग हो गए, इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए तो हर इंसान में कुछ ना कुछ सत्य का अंश है। सही बात है ना। इसका मतलब हर इंसान में अगर सत्य का अंश है, इसका मतलब ये है कि आप अगर ये मान लेता है कि नहीं यही सही है, 100% सत्य है, इसका मतलब आप जजमेंटल हो गए ना। जब एक तरफ आप किसी को अगर 100% सत्य कह रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो पहलू 100% गलत। जब आप सही और गलत 100% में बांटने लगते हैं, इसका मतलब क्या हो जाते हैं? जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल मतलब उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं जजमेंटल को? क्या? नहीं, वो तो ठीक है, कोई एक शब्द जो है, ठीक है। जजमेंटल कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। किसी को अगर एक तरफ से पूरा 100% सही बोल दिए, दूसरे को एक 100% गलत बोल दिए, ये अपने आप में सही नहीं होता है, क्योंकि हाँ, एक पक्ष ही हो जाता है वो, है ना। क्योंकि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन ह्यूमन बिहेवियर, है ना। मानव व्यवहार में कुछ भी विशुद्ध नहीं होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ में अगर इसकी बात माने अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जजमेंटल नहीं होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आप एक संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य की खोज करना है तो कई सारे दृष्टिकोणों को मिला करके फिर एक सत्य का निर्माण होगा ना। इसका मतलब बहुत सारे व्यूज़ को आप क्या देना शुरू करते हैं? सम्मान देना शुरू करते हैं। बिना किसी को गलत ठहराए आप सबको क्या करते हैं? सम्मान देते रहते हैं। थोड़ा सा बोल दो, कॉफ़ी के लिए बोल दो जल्दी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये सारी चीज़ें जो है क्या है, पूरी दुनिया में अब देखिए संवाद की कमी अगर हो जाती है तो क्या होता है? उसका नुकसान हम ही आपको उठाना है ना। तो इसका मतलब संवाद जैसी चीज़। और दूसरी बात ये है ना कि हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अगर मानव का जो इवोल्यूशन की बात किया जाए, आइडियोलॉजी के इवोल्यूशन की बात किया जाए, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इस चीज़ को समझिए आप। खाली कर लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है, एक होता है थीसिस, यानी वाद जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? वाद बोलेंगे, है ना। मतलब एक विचार आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसका एक विपरीत विचार आता है, विरोधी विचार आता है, उसको क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। एक विचार आया, उसके बाद उसका एक विरोधी विचार आया, फिर उसके बाद विचार और विरोधी विचारों के बीच में क्या होता है? एक मतलब डिस्कोर्स हो रहा है, एक विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बहस हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक क्या होता है? क्या होता है? सिंथेसिस, यानी इसको बोलते हैं संवाद। संवाद की स्थिति आती है, ठीक है ना। बात समझ नहीं आ रही? इसके बाद क्या होता है? ये सिंथेसिस जो है फिर आगे बढ़ के क्या हो जाता है? ये थीसिस हो जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ एक एंटीथीसिस आ जाता है। फिर उसके बाद फिर अगले चरण में एक संवाद की स्थिति आती है, कुछ समय तक समाज में वो विचार रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? उस विचार का भी एक विरोधी विचार आता है। इस तरीके से समाज में क्या होता है? एक इवोल्यूशन होता है, एक उद्विकास होता है मानव के विचारों का।
बात समझ कि नहीं आ रही है? अगर आपने क्या किया है, इसको रोका है, अगर आपने रोका है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो समाज है उसका जो एक विकास होना चाहिए, जो एक इवोल्यूशन होना चाहिए, उसको आपने क्या कर दिया, रोक दिया आपने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस ये हो गया फाइनल, है ना? आपने वो फ्रांसिस फुकुयामा की पढ़ी होगी, एक बुक आई थी, वो एंड ऑफ हिस्ट्री शायद, है ना? एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब अमेरिका का इतिहास जो है वही क्या है, अंत है, अब इसके बाद कोई इतिहास नहीं है, वही है, वही इतिहास, वर्तमान इतिहास सब वही है, अब इसके आगे कुछ बदलाव नहीं होगा, वही फाइनल है। इस टाइप की चीज़ है ना? ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत वो विचार ही है सिर्फ, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें समझिए आप, है ना? तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए आपका ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ जो है वो क्या होता है, यूज़फुल हुआ कि नहीं, है ना? आप क्या हो रहे हैं, सहिष्णु हो रहे हैं। जब सहिष्णु होंगे तभी तो विरोधी विचार को आप क्या करेंगे, सम्मान देंगे। मेरी बात समझ की नहीं आ रही है? जब सरकारें जो है ना विरोधी विचार को दबाने के लिए बहुत कड़े कानून बनाने लगे, लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी देने से परहेज करे, है ना, आलोचना करने से रोके, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सरकार जो है यथास्थितिवादी है, मतलब जो स्थिति अभी है, अपनी सत्ता जो है वो हमेशा बना के रखना चाहती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं चाहती है। इसका मतलब जनता का हित उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए अपनी सत्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्थिति अगर बन रही है, इसका मतलब ये है अनेकांतवाद जैसी चीज़ जो है वहाँ पे यूज़फुल हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये समझ ही सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, यथास्थितिवाद जो है ना, हमेशा क्या करता है, वो इनजस्टिस को, अन्याय को बढ़ाता है। यानी यथास्थितिवाद का मतलब जो अमीर है वो अमीर बने रहे, जो गरीब है वो गरीब बने रहे, एक का स्टेटस ये है, दूसरे का स्टेटस ये है, अगर यही व्यवस्था अगर बनी है, इसका मतलब यथास्थितिवाद है, एज इट इज़, वैसे ही हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जब बदलाव की बात की जाती है तो हो सकता है जो अमीर आदमी है वो और अमीर हो जाए, या फिर अपने कर्मों की वजह से वो गरीब हो जाए। सही बात है ना? और वहीं पे जो गरीब आदमी है वो अपने कर्मों, अपनी मेहनत से हो सकता है वो अमीर बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, है ना? लेकिन आप इस चीज़ को अगर रोक रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? यही बात है। तो इसलिए क्या है, ये हर तरीके से क्या हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया, रिलेवेंसी हो गई इसकी। ठीक, चलें आगे। ये देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है, क्या क्या निधि सोच रही है हम लोग तो समर्पित है नहीं। चलिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब इसमें कई सारी चीज़ें, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है जीवन में वो सर्वोच्च पूर्णता, है ना, कि क्या है, सर्वोच्च पूर्णता, ये भी एक टर्म है। सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में, यानी जिम्मेदारी की जो भावना है आपकी, है ना, और आपका जो व्यक्तिगत संतुष्टि है, इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, उस कथन का विश्लेषण करना है। ठीक, थोड़ा सा बैठ लेता हूँ ना मैं। चलिए, अब थोड़े सवाल जवाब करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आप मम्मी और पापा हैं, अगर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, अगर आप पापा हैं या आप एक मम्मी हैं, तो आप अपने बारे में क्या सुनना पसंद करेंगे? मम्मी है तो एक आदर्श मम्मी, अगर पापा हैं तो एक आदर्श पिता, यही सुनना पसंद करेंगे ना। अगर आप नहीं भी सुनना पसंद करते हैं तो आपको अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए। सही बात है कि नहीं? ऐसा है, ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है कि समझने वाली बात है यहाँ पे कि एक माँ जो है आदर्श माँ की संज्ञा को तब प्राप्त करती है, तब उसको आदर्श माँ, आइडियल मदर कहा जाता है, जब उसने क्या किया है, अपनी ड्यूटी को मतलब बेस्ट तरीके से किया है। समझ में आ रही बात? अब इसका जो है ये पढ़िए कि वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन। अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन मतलब एक पूर्णता, जिसको परफेक्ट जिसको कहते हैं ना, तो परफेक्ट यानी एक माँ जो है जिसने अपना बहुत अच्छे से ड्यूटी निभाई है बच्चे के लिए, कोई अगर दूसरा देखता है
क्या बोलेगा? एक आदर्श माँ, एक आइडियल मॉम है ना, कहेगा ना। इसका मतलब ये है कि वो क्या हुआ, हाईएस्ट परफेक्शन उसके काम में दिखाई पड़ता है, वो परफेक्ट है एकदम, यही मतलब हुआ ना। यही बात जो है आपके सिविल सर्वेंट के लिए होता है, ठीक है ना, यही बात आपके सिविल सर्वेंट के लिए होता है। तो इसमें कुछ जो है ना आपके मैं आपको थोड़ा सा दूर से समझाऊं या यहीं से समझाऊं? चलिए वो आएगा तो फिर उस पर समझाऊंगा, ऐसे ही समझाता हूँ आपको। जैसे आप इस तरीके से समझिए आप कि एक जो सिविल सर्वेंट है ना, एक सिविल सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ थ्योरीज हैं, जैसे डिओन्टोलॉजी, इसको बोलते हैं ड्यूटी थ्योरी भी बोलते हैं, कर्तव्य सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नैतिकता क्या है, कर्तव्य निर्वहन में है, ड्यूटी परफॉर्मेंस में है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी ड्यूटी को, अपना धर्म, अपना सारे चीज़ समझ के कर रहा है और वो परिणाम की चिंता नहीं कर रहा है, बस अपनी ड्यूटी पे बहुत पूरा ध्यान देता है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा इससे लेना देना नहीं है, मेरी अपनी ड्यूटी है, मुझे करना है, मतलब करना है, नियम को फॉलो करने वाला होगा, अपनी ड्यूटी को फॉलो करने वाला होगा, इस टाइप का होगा वो, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं तो क्या बता रहा है डिओन्टोलॉजी वाला थ्योरी। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर एक बंदा, एक कॉमन सी सोच होती है ना, कॉमन सी, कई तरीके के लोग होते हैं ना, और किसी भी एक थ्योरी को हम 100% सही तो नहीं कह सकते ना कुछ कमी होगी, या हो सकता है कि कोई दूसरी थ्योरी मिलाने के बाद वो चीज़ें ज़्यादा परफेक्ट हो जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो अगर मान लीजिए क्या है कि एक माँ, अगर मदर की ही बात करें हम, तो ये मदर जो है ना, अगर ये सोच के काम कर रही है कि मुझे समाज में एक आइडियल मदर बनना है, आइडियल मदर कहलाना है ना, इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसका ध्यान जो है ड्यूटी से ज़्यादा समाज के कहने सुनने में रहेगा। सही बात है कि नहीं? कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा, और ज़बरदस्ती कोशिश भी करेगी कहलवाने की। मेरे सच्ची कोई मम्मी है नहीं है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका फोकस था वो क्या हुआ, पूरा ड्यूटी से थोड़ा हटना शुरू हुआ। हो सकता है कि बहुत कुछ नेगेटिव फीलिंग भी आने लगे। समाज में होते हैं कई तरीके के लोग ना, आपको अप्रिशिएट करने से ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, सही बात है ना। हो सकता है आप डिस्टर्ब भी हो जाए, जा इतने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखने के बाद भी कोई सब लोग बुरा ही बोलते हैं, तो जाओ तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपने बच्चे को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन ना उस माँ को ना अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार होता है ना कि वो किसी के कहने सुनने में जाती ही नहीं है, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। सही बात है ना, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि डिओन्टोलॉजी जो है वो ये कहता है कि आप परिणाम मत देखिए, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक हद तक ही सही है, सही बात है कि नहीं, एक हद तक ही सही है। क्योंकि ना ये होता है कि आदमी थोड़ा सा रिजल्ट जानना चाहता है, रिजल्ट देखना चाहता है ना। अगर उससे भी क्या होता है, कुछ लोग जो है उसको अपने शाबाशी के लिए लेते हैं, कुछ लोग उसको मोटिवेशन के लिए लेते हैं, सही बात है ना। तो अपना अपना परसेप्शन है, अपनी अपनी पर्सनालिटी है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, अगर वो अपने कर्तव्य को ही सब कुछ मान करके अपना कर्तव्य अच्छे से निभाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट सिविल सर्वेंट कहलाएगा। हाईएस्ट परफेक्शन वहां पे दिखाई पड़ेगा, है ना। इसी के लिए एक शब्द आता है, वो क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्या है, आपका एक मोटिवेशन थ्योरी आता है ना, मोटिवेशन थ्योरी आता है, ठीक है ना। मोटिवेशन थ्योरी का ही एक पार्ट है। मतलब अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, माने आप ये चाहते हैं कि मैं जो है एक आदर्श आईएएस ऑफिसर कहलाऊं, अगर
इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या है, आप अपने एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं। ये आपको हमेशा क्या करता है, मोटिवेटेड रखता है और आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक, ये बात समझ आ रही नहीं? और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक आइडियल स्टेज है। ये क्या है, एक आइडियल स्टेज है। और आइडियल क्या होता, सॉरी स्टेज, आइडियल क्या होता है जिसको कि कभी एक्चुअल में हम ला ही नहीं सकते। सही बात है कि नहीं? वो हमेशा आपका क्या होगा, एक गोल बना रहेगा, उसको पाने के लिए आप कोशिश करते रहेंगे लेकिन कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। सही बात है कि नहीं, है ना? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बीइंग लेवल पे क्या होता है, बना रहता है। मतलब हमेशा जो है सफ़र में ही रहता है, कोशिश में ही लगा रहता है। सही बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये बातें समझनी है कि अब ये सारे सिद्धांतों की सारी चीज़ों को लेने के बाद आपको किस तरीके से अपनी बातें अच्छे से लिखनी है, सारी बातें किस तरीके से अच्छे से लिखनी है ना? तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ये कहा जाता है कि आपको काम करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे ना अभी एडीआई का जो मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया, तो मैंने मैक्सिमम बच्चों में ये नहीं देखा कि इसमें सर्विस स्पिरिट है, सेवा की भावना है, कहीं नहीं देखा मैंने। सब जो है जॉब 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 जॉब, अगर पहले से जॉब में है तो और बेहतर जॉब, ये जॉब, मतलब मैं बोला यार कहीं तो एक दिखे मुझे कि सर्विस स्पिरिट दिखाई पड़ रही है। अभी बताइए आपका सर्विस स्पिरिट अगर नहीं है, सेवा भावना अगर नहीं है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप क्या करेंगे? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जबकि अच्छे आईएएस ऑफिसर के लिए आपको क्या होना चाहिए, सर्विस स्पिरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ड्यूटी को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करने के बाद संतुष्ट होते हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही हैं और आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप ये सारी बातें क्या बता रही हैं आपको, उनको पर्सनालिटी चाहिए ना आईएएस की। सारे क्वेश्चन देख के आपको क्या लगा, नॉलेज, आपके नॉलेज थोड़ी चेक कर रहा है, ये कतई नहीं, एक भी नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है। कितने नंबर का? 250 नंबर का। अब 250 नंबर का आपका एसे है, और 250 नंबर का एसे पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, पूरी आपकी पर्सनालिटी को निचोड़ कर रख देगा। 500 और 275 नंबर का आपका क्या है, इंटरव्यू है, वहाँ भी वही सारे काम होने हैं। नॉलेज का टेस्ट तो होता नहीं, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। कितने नंबर हो गया, सोचिए कितना बड़ा वेटेज है। लगभग अगर 700, तो 800 नंबर मान लीजिए उसको, टोटल कितना है, 2000 समथिंग है ना, 25 है ना। अब इसका मतलब लगभग 50% आपका क्या यहाँ से आ गया, यहीं से आ गया। समझिए ज़रा, आपकी पर्सनालिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है ये आपके लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसीलिए बार बार क्या किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों पर बात की जा रही है। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो काम करना शुरू कर दीजिए, है ना। कभी भी बात कीजिए, कभी भी कुछ भी, तो इसका मतलब ये है बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको चीज़ें सही और गलत के बारे में बात करनी है। विदाउट रीजन, आस्था के नाम पे कोई चीज़ सही और गलत नहीं स्वीकार करनी है आपको। ठीक है ना। ठीक है, आपका अपना धर्म है, अपने धर्म की चीज़ों को मानिए, उससे भी एक संतुष्टि मिलती है ना। आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म की चीज़ों को मानिए, सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि उस धर्म के नाम पे आप ऐसा ना हो कि आप क्या हो जाएं, कर्मकांडी हो जाएं, आप क्या होना, मतलब रिचुअल हो जाए पूरे एकदम। इसके अलावा जो है आप ऐसा ना हो कि आप कुछ भी मतलब नॉन साइंटिफिक कर रहे हैं एकदम पूरी तरह से, एकदम मतलब जो हंसी वाली बात हो, ऐसा ना करें आप, है ना। मतलब ये है कि लॉजिकल होना चाहिए आपको, रीजनिंग होनी चाहिए आपकी चीज़ों में, सोच में, साइंस में। ठीक है, चलिए अब ना आज मेरी हिम्मत बहुत दे रही है, एनर्जी थोड़ी कम होती है ना, तो फिर क्या हो गया। हाँ, कॉफ़ी या चलिए इसको पढ़िए ज़रा। समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाय, है ना, ध्यान रखिएगा, एक होलिस्टिक जो है आपको डेवलपमेंट गोल जब अटेंड करना है, तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक सिविल सेवक को विकास के नियामक के बजाय, नियामक मतलब रेगुलेटर, ठीक है,
नियामक के बजाय आपको क्या होगा, सक्षम करता, इनेबलर होना चाहिए, सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर होना चाहिए। ध्यान समझिएगा इस चीज को ना। एक जो सिविल सेवक है उसको रेगुलेटर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आज समय पूरी तरह से बदल चुका है ना भाई। आज गुड गवर्नेंस की बातें की जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना है सारी चीज़ों का लोगों की भागीदारी से ज़्यादा लोगों को आपको पार्टिसिपेट करवाना है। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम सीख लेते, समझ लेते हैं ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग नेचर पे थोड़ा बात करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, ठीक है। आपको क्या बनना है, कैसा बनना है, क्या होना अच्छा है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। यहाँ कोई आसान नहीं, सब लॉजिक पे है, आप खुद समझ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे अभी तक पता है, मैंने अभी तक जितने बच्चों से मुलाकात मेरी हुई है, जितने लोगों को मैं आज तक जानता हूँ, बच्चे बूढ़े जवान सभी, तो वहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि भले वो चुपके से या पीछे से या फिर अंदर से वो गलत कर लेते होंगे, है ना, लेकिन कचोटता ज़रूर है कि गलत किया हूँ यार। क्यों? क्योंकि आपका जो कंसाइंस होता है ना, अंतरात्मा होती है, वो बता देती है, एक कचोट आता ही आता है। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है ना कि ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि आपका कंसाइंस में यूनिवर्सली ये चीज़ है, अच्छी बात, ये सारी इंसानियत, ये सब चीज़ें है इसमें, ठीक है ना। अब उस चीज़ को आपके समाज ने कितना अच्छे से नरिश किया है, कितने अच्छे से उसको और अच्छा से इवॉल्व किया है, उसको और अच्छा कितना बेहतर बनाया है, और वो सारे वैल्यू सिस्टम को कितना आपके स्ट्रेंथन हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है ना आपके कंसाइंस को और ज़्यादा क्या करता है, शेप करता है, उसको आकार देता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम सब की जिम्मेदारी है, और आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और आप क्या हैं, एक सोशल चेंज के एजेंट के तौर पे काम करने जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? आपके अपने घर से, ठीक है। ज़्यादा रिबेलियन मत बन जाएगा ना, तो थप्पड़ थप्पड़ पड़ने लगेगा है ना। धीरे धीरे चीज़ें लॉजिकली अपनी बात कीजिए, है ना, सारी बातें जो भी करनी है लॉजिकली करिए, सारी चीज़ें। चलिए हम नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? बहुत क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल अप्रोच, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, है ना। और एक होता है क्या, इंटीग्रेटेड। कोई बाहर तो नहीं है? आ जाने दीजिए। ठीक, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। ध्यान से समझना इसलिए है क्योंकि ना ये नेचर जो है ना आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपको कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट, सुपरविजन, शॉप लेबर।
ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि वहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आपको पूरा करना है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आपका एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा उसमें पर्सन होंगे, ठीक है ना, उसका अपना एक प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रक्चर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या होता है, एक उद्देश्य होता है ना। क्या उद्देश्य होता है, सोशल री इंजीनियरिंग, या फिर क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका जो वैल्यूज़ हैं उनको, है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है ना कि इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके नीचे मैनेजमेंट आता है, उसके नीचे सुपरविजन वाला लेवल आता है, और सबसे नीचे जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है या सर्विस दी जाती है, सबसे नीचे वाला स्तर जो होता है वो शॉप लेवल होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो रही है ना। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैनेजरियल अप्रोच क्या कहता है। मैनेजरियल जो अप्रोच है वो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बस यहीं तक, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बस यहीं तक है, उसके नीचे वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है, ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं, सही बात है ना। और यहाँ टॉप लेवल पे क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, सारी चीज़ की जाती है ना। जब यहाँ डिसीजन मेकिंग यहीं पे किया जा रहा है, यानी सेंट्रलाइजेशन हो गया ना। बोलिए, सेंट्रलाइजेशन हो गया, इसका मतलब नीचे वाले का पार्टिसिपेशन हुआ क्या, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, और ऑर्डर जो होगा ऊपर से नीचे आएगा, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है हमेशा इस तरीके से होगा ज़्यादा, सही बात है कि नहीं। अब ये बताइए आप कि आप काम करवाएंगे तब तो, यहाँ डिसीजन लेंगे, ऑर्डर पास करेंगे आप, तो इसका मतलब आप काम करवा रहे हैं ना। और ध्यान समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही समझते हैं, इसी ऊपर लेवल टॉप लेवल को ही समझते हैं, इसका मतलब यहाँ हम क्या लेते हैं, डिसीजन प्लान सारी चीज़ करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑर्डर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं लोअर वाले जितने भी वहाँ पे हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश जारी कर रहे हैं, तो आदेश जारी करके काम किया जाता है कि करवाया जाता है, करवाया जाता है ना। तो ध्यान समझिएगा, काम करवाया जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम करवाया जाता है, काम करवाने का मतलब ये हुआ कि ऊंच नीच का जो भावना है वो, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑपरेशन होना चाहिए, ये ऊंच नीच की भावना से वो कोऑपरेशन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब ये है कि जब आपके जो संगठन है उसमें कोऑपरेशन अगर नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे, और ज़्यादातर जो नीचे के लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब असंतुष्ट ही रहेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा क्या, नहीं होगा ना। दूसरी बात ये है कि ये इनका मॉरल डाउन रहेगा तो उतना अच्छे से काम भी नहीं करेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर जो ग्राउंड रियलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पता होगा समस्याओं के बारे में किसको पता होगा, शॉप लेवल पे। और आपने क्या किया है, ऊपर से खाली ऑर्डर पास करने पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, इनको आप पार्टिसिपेंट बना ही नहीं रहे हैं, भागीदार बना ही नहीं रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। इसका मतलब एक्चुअल समस्या ही आपको पता नहीं है, तो क्या एक्चुअल पॉलिसी बना पाएंगे आप। मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही। और इन सारे कंडीशंस में आपका ऑर्गेनाइजेशन फेल होगा या सक्सेसफुल होगा, फेल होगा। ये बात समझ में आ रही। अब इसके अलावा अब ये बताइए आप, सेवा की जाती है कि कराई जाती है, की जाती है ना। सेवा की जाती है कि कराई जाती है, की जाती है। यहाँ पे क्या है, करने या कराने, कौन से यहाँ पे स्पिरिट दिखाई, तो सेवा कराने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, करने वाली बात होनी चाहिए ना। इसका मतलब यहाँ पे सर्विस स्पिरिट मैनेजरियल अप्रोच में नहीं होता है, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिसिपेंट नहीं बनाया जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर वर्टिकल होता है, ऊपर से आदेश के फॉर्म में ही आता है, ऑर्डर के फॉर्म में ही आता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक हम की भावना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती
पाता है, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक मशीन के भांति काम करने के लिए काम करता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये है कि ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्या सही मायने में काम कर पाएगा? नहीं। और ये वाली जो चीज़ थी ना अंग्रेज़ों के समय में थी, देश आज़ाद हुआ तो शुरुआत में इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती थी। अब क्या हो रहा है, अब सब कुछ बदल गया है, मिनिमम गवर्नमेंट की बात की जाने लगी है। इसका मतलब अब अगर मैनेजमेंट करना है तो पार्टिसिपेटरी करना पड़ेगा, यानी भागीदारी, यानी इन सबको उसमें शामिल करना पड़ेगा। जब सब लोग शामिल होंगे अगर डिसीजन लेने में, इसका मतलब जब आप ही डिसीजन ले रहे हैं तो जिम्मेदारी उसको सफल बनाने की आपकी हो जाती है ना? सही बात। यानी आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, आप में सर्विस स्पिरिट भी आएगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सफल होगा। समझ में आ रही बात है ना? तो ये चीज़ें जो है मैनेजरियल अप्रोच में है। इसका दूसरा जिसका उल्टा है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में माना ये जाता है कि टॉप टू बॉटम, भले ये प्यून हो लेकिन ये सभी के सभी जो है प्रशासन के कार्य आते हैं, प्रशासन के काम माने जाते हैं, प्रशासन में शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी पूरा नीचे तक का टॉप टू बॉटम सभी सारे लेवल क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट माना जा रहा है तो इनको भी शामिल किया जाएगा। इसकी वजह से इनका क्या मोरल जो है बूस्टअप होता रहेगा हमेशा, ये यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ेगा और फिर यहाँ पे काम कराने वाली जो टेंडेंसी वो नहीं रहेगी, काम किया जाएगा। जैसे मैं अगर आपको अपने बराबर इज्जत दे रहा हूँ, बराबर इज्जत, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा चलो काम करो, ऐसा करो ऐसा करो। मैं क्या बोलूँगा, मैं बॉस हूँ भले ही मैं, लेकिन क्या बोलूँगा, अरे भाई अनुराग, अरे भाई निधि, आइए चलिए ये वाला काम कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये काम तो कंप्लीट करना है ना, हमारी ड्यूटी है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे क्या होगा, इससे आपकी सर्विस स्पिरिट आ रही है, इससे आपकी कोऑपरेशन फीलिंग आ रही है। मतलब वो सारी चीज़ें जो चाहिए सर्विस फीलिंग के लिए, सर्विस स्पिरिट के लिए, वो सभी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इंटीग्रेटेड, एकीकृत। इसको बोलते हैं क्या, एकीकृत दृष्टिकोण। समझ आई बात ना? अब बताइए आप कि आपको कौन से दृष्टिकोण की ज़रूरत है? हिमांशी, इंटीग्रेटेड, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है ना, इसकी भी जब ज़रूरत पड़ेगी, जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये सब चीज़ चलना चाहिए। जहाँ पे अगर ये दिखाई पड़ रहा है कि बड़ा मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में भाई सभी लोग अच्छे तो नहीं होते हैं ना, बहुत सारे लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो बस कमाने के लिए आए हैं। अगर वैसे लोग हैं तो इसका मतलब इस अप्रोच से फिर वहाँ काम करना पड़ेगा। सही बात है ना? इसका मतलब इसकी भी ज़रूरत है ना? और दूसरी बात ये है ना कि ये वाला जो अप्रोच है वो क्या बता रहा है, रेगुलेटरी। बोलिए, रेगुलेटरी का मतलब नियामक, नियामक का मतलब काम करवाना, कंट्रोल करना, काम करवाना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन क्या है कि अब रेगुलेटरी नहीं बल्कि इनेबलर बनना पड़ेगा, फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। इसका मतलब मैनेजरियल अप्रोच को छोड़ के आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में आना पड़ेगा। पकड़ पा रहे हैं आप बातों को? पकड़ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है, मैनेजरियल अप्रोच का मतलब क्या है, रेगुलेटरी फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या कह रहा है कि अब आपको रेगुलेटर नहीं होना पड़ेगा। क्यों कह रहा है रेगुलेटरी नहीं होना है? इसीलिए कह रहा है क्योंकि रेगुलेटरी अप्रोच रहेगा तो आप कोऑपरेशन नहीं पा पाएंगे। आप रेगुलेटरी अप्रोच रहेगा तो इसका मतलब ऊंच नीच की भावना रहेगी। रेगुलेटरी अप्रोच रहेगा तो सर्विस स्पिरिट यानी सेवा भावना नहीं रहेगी आप में। ये सारी चीज़ें रहेंगी और आप ज़्यादा नियम कायदे कानून पे चलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको उद्देश्य से कुछ लेना देना नहीं है, आप काम करने के लिए सिर्फ काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे से, ठीक है ना? पूरा बेसिक चीज़ें मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होगी फिर से वीडियोस देख लीजिएगा, है ना? फिर मैं 15-16 दिन बाद फिर दिल्ली से आऊँगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे मेरे फिर से पूछ लीजिएगा। वैसे जब हमने एथिक्स वगैरह सारी चीज़ पढ़ना ही हम लोगों को ना, तो हम लोग बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ेंगे। अभी तो भाई जल्दी जल्दी सब बताना पड़ रहा है ना। अब जब वो पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए आपके ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, क्या लिखना है, ये वाला समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक, चले आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में अगर हम बात करें तो क्या करना होगा, सक्षमकर्ता। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी होना चाहिए ना, भागीदारी वाला जो काम होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है
ठीक, थैंक यू। ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू। इसकी बहुत ज़रूरत थी ना भाई, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा था। क्या बोला? पूरा दिन ना एंगेज एंगेज ही रह गया ना आदमी, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहा है दिन भर का। सुबह भी क्लास, फिर यहाँ पे प्रोग्राम था वो। कुछ सवाल हो जब तक तो आप बात करिए, पूछिए। तो फिर एक आध एग्जांपल हम इसका देखते हैं ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर आपका ना। उसके बाद आराम से लिखिएगा एकदम बैठ करके, बहुत आराम से। आपको लगेगा कि आईएएस का प्रश्न ये होता है, इतना इजी है ना। बहुत मज़ा आएगा लिखने में। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप एथिक्स के पेपर में ना अब ये सब मत लिखने लगिएगा आप, है ना। मैं आपको समझाने के लिए, एक प्रशासन की समझ डेवलप करने के लिए मैं इतना आपको डेप्थ में चीज़ें बता रहा हूँ ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन से बचना है आपको जीएस में। गलती से भी ये सब मैं बहुत जानता हूँ, आवा हम बताई तुमके कहा, है ना, ऐसा नहीं करना है। बात समझ कि नहीं है? बहुत जनरलाइज चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पे। मैं आपको डेप्थ में चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जो है ना समझदार बने, हर चीज़ को अच्छे से समझ जाए आप, ठीक है। लेकिन इतना ये सब नहीं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच और फिर ये आपका मैनेजरियल अप्रोच, ये सब चीज़ें नहीं, सामान्य सी भाषा में लिखनी है आपको, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ प्रशासन की समझ डेवलप करना चाह रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। कुछ पूछना नहीं है ना इसमें, सब कुछ क्लियर है। तो सक्षमकर्ता का मतलब क्या हुआ? आप अच्छे से, जैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, दो लेवल पे होगा ना, कि एक तो आप क्या करेंगे, आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के आप अंदर इन आउट दोनों दोनों की बात करेंगे ना। इसका मतलब ये अंदर क्या करेंगे आप, डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में सभी को इंपॉर्टेंस देते हुए सबसे आप बातचीत करेंगे, सबसे फीडबैक भी लेंगे, सबसे मतलब सारी चीज़ें, है ना। साथ ही साथ जहाँ पे उनकी गलती होगी वहाँ पे गलती को बिना गलती को गिनाए वहाँ पे आप कोशिश करेंगे वो ठीक हो, है ना। इसके अलावा आप अंदर अंदर जो है अपने जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, जितने भी हैं आपके अंडर में, जितने लोग काम करने वाले हैं, समय समय पर उनको ट्रेनिंग, है ना, केस स्टडी और विभिन्न एग्जाम्पल्स के साथ साथ उनको क्या करेंगे आप, उनको आप हमेशा उनके सुधार की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, इसके लिए अपने जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या हो जाएगा, आप एक बढ़िया सा एक रेड्रेसल सिस्टम, मतलब निवारण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली जो है बनाएंगे वहाँ पे, है ना, ताकि बेधड़क होकर कोई भी किसी कहीं से कोई शिकायत करना चाहे तो कर सकता है, अंदर अंदर ना रखे, बातें सामने आनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें। और इसके अलावा आप जैसे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करेंगे, ई गवर्नेंस वगैरह, इसके अलावा सिविल चार्टर अपने ऑफिस में लागू करेंगे, ये सभी चीज़ें करेंगे, है ना। और पब्लिक के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर पूरी एक मॉनिटरिंग रखेंगे आप, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और जो इनका एसीआर, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है, जिसके बेस पे आपका प्रमोशन होता है ना, तो वो सब चीज़ें जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी कोशिश करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे जो ब्लॉकचेन वगैरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो रिकॉर्ड कीपिंग वाली जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से करें, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की करें आप। इसके साथ ही साथ जनता को वो सारे मौके अदा करें, मतलब प्रदान करें, जिससे वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन हो सके, है ना। उसको आलोचना करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, साथ ही साथ फीडबैक देने का भी एक क्या होना चाहिए, उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा सारी तरीके, हर तरीके से ये पब्लिक जो है, सोशल ऑडिट जिसको पब्लिक हियरिंग कहते हैं, है ना, खुले में जो जनता के बीच जो सुनवाई होती है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जनता को, प्रशासन में सभी को आप सक्षम बना रहे हैं, है ना, सक्षम बना रहे हैं। और जहाँ जिसकी ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, जहाँ जिसको ज़रूरत है आपको लोन देने की, या जहाँ जिसको जिस तरीके से मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कि जिस भी तरीके से, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप जो करना है वो आप कर रहे हैं, ठीक, समझ आई बात। तो ये सब चीज़ें
ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए। जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्या हो जा रहे हैं ना, एक जैसे ही हो जा रहे हैं, है ना। इसमें भी अगर बात करें आप तो ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति जो आपका एथिकल जो वर्क कल्चर है उसकी बात अगर करें हम, के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्शन होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्शन थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्या होता है कि उसमें ये करना चाहिए से ज़्यादा होता है ये नहीं करना चाहिए। सही बात है ना, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि ये आप कहीं से आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं, आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें। मतलब ये है कि अगर सारी चीज़ों को इस तरीके से आप कोडिफाई कर देते हैं आचार संहिता में, कोड ऑफ कंडक्शन में, इसका मतलब ये संगठन के लेवल में बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, हर संगठन में होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है ना। उसके साथ ही क्या है, मूल्य आधारित और अनुपालन आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए हाँ, वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर, है ना। ये क्या होता है भाई, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। मूल्य आधारित, मूल्य का मतलब क्या होता है, एक लक्ष्य जिसको प्राप्त करना है आपको, है ना भाई, प्राप्त करना है। और अनुपालन आधारित, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो चीज़ फॉलो की जाए वो सारी चीज़ें, है ना। ऐसा वर्क कल्चर आपको अगर करना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन में। पहला तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा आपका रहेगा क्या, इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, जहाँ ज़रूरत होगी अपवाद स्वरूप आप मैनेजरियल आप यूज़ करेंगे। सही बात है ना, सही बात है ना। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, वहाँ पे पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक साधनों का प्रयोग करेंगे। आपके जो भी काम है वो सारी चीज़ें जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे। सही बात है ना। इसके अलावा वहाँ पे जो ग्रीवांस के लिए यानी शिकायत के लिए जो रेड्रेसल सिस्टम है उसको बहुत अच्छा बना के रखेंगे, अंदर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए भी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो नीचे के स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी शिकायतें होती हैं, उसको भी दूर करने के लिए अंदर होना चाहिए, और बाहर जनता के साथ जो संबंध है उसके साथ भी जनता की शिकायत दूर करने के लिए भी वहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए। सही बात है ना। इसके अलावा आप अगर लीडर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल सेट करने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑफिस की अगर गाड़ी है जो आपको मिली हुई है, लेकिन आप जो है घूमने जाना चाहते हैं, कोई आसपास पिकनिक स्पॉट बना हुआ है ना, तो वहाँ जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी जो है ऑफिस की ही लेके जाते हैं, पेट्रोल वगैरह सब सरकारी खर्चा लेकर के जाते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब बाकी लोग देख रहे हैं ना, सही बात है ना। अगर आप उस गाड़ी को ले जाना नहीं पसंद करते हैं, ये बोलते हैं कि ये सिर्फ ऑफिस के काम के लिए मुझे मिली है, मेरे पर्सनल काम के लिए नहीं मिली है, आप अपनी फैमिली लेकर के जाते हैं, गाड़ी आप हायर कर लेते हैं बाहर से, है ना, उसको पैसा देते हैं अपने पॉकेट से और ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना अपने ऑफिस में। आप सुबह 10 बजे का टाइम है, आप 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, और रात को अगर जाना है 6 बजे तो आप और लेट करके भी जाते हैं, पूरा काम निपटा के जाते हैं। इसका मतलब ये है, इस सबके लिए क्या है, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं। और जो भी चीज़ें आप करते हैं वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बरतने की कोशिश करते हैं। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक ऐसे वर्क कल्चर को डेवलप कर रहे हैं जो क्या है, वैल्यू बेस्ड है और कंप्लायंस बेस्ड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, अच्छे से समझ में आ रही है ना। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप जनता का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि जनता की भागीदारी बढ़े। भागीदारी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप अगर क्या है सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब समझते हैं ना, जन सुनवाई करना। मतलब ये है कि जनता के बीच में जा करके अपने जो भी ऑफिस का जो भी काम हुआ, ये हुआ वो हुआ है, उनसे अपना फीडबैक लेना, उनकी शिकायतें सुनना, ये सारी चीज़ें करना, है ना, सारी जन सुनवाई समझिए, तो वो सब करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसा कल्चर आपने वर्क कल्चर बनाया हुआ है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर क्या होगा, जिम्मेदारी का दबाव रहेगा ना, वो काम अच्छा करेंगे ना, एक अलग टाइप का वर्क कल्चर होगा। सही बात है कि नहीं। इसके अलावा वहाँ पे आप जैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच है तो वहाँ पे आप किसी की कमी नहीं बता रहे हैं, कमियाँ नहीं गिना रहे हैं, उसको बुरी तरह से नहीं बोल रहे हैं, वो सबकी इज्जत कर रहे हैं, आप सबकी डिग्निटी का ख्याल करते हुए आप क्या करते हैं, काम करने की बात करते हैं। सही बात है ना, सुपरविजन वाला, इन्हें पॉजिटिव एकदम अप्रोच लेकर के काम करने वाली बात, ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं क्या, इस तरीके से कर रहे हैं कि जनता और प्रशासन के बीच में अच्छा संबंध बने, और साथ ही साथ आप एक लिंक के तौर पे काम कर रहे हैं सरकार और जनता के बीच में।
ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें सोशल ऑडिट के साथ साथ अब आरटीआई वगैरह अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, सिविल चार्टर अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मतलब पूरी पारदर्शिता, हर चीज़ जनता और प्रशासन के बीच में अच्छा संबंध, खुद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी शिकायत निवारण प्रणाली बना के रखा हुआ है, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बताइए ये जो वर्क कल्चर होगा बेस्ट वर्क कल्चर होगा ना? यही सब लिखना है आपको, क्या अलग लिखना है, कौन सा कठिन वाली बात है इसमें? बस आपको उस दौरान मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि देखिए ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, यहाँ यहाँ ये कमियाँ हैं, इसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ जान जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप गवर्नेंस में लिखेंगे और ये सारी चीज़ें आप एथिक्स में लिखेंगे। मतलब एक पढ़ाई में आप कितना सारा तीर मार रहे हैं बताइए। ठीक, क्लियर हो रही बात ना? ठीक, घबराना नहीं है ना, अभी आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ना अगर आपको बातें मेरी समझ में आ रही है ना तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 से 4 महीना लगेगा जब आप ट्रैक पे आने पे, और पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैक पे आने में 3-4 महीना भी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ये, ठीक है? लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? चलिए, हाँ, इसमें भी वही सारे सुझाव उझाव देना है भाई। इसमें कोई, आप अगर इसको बैठ कर देखेंगे भी ना कि भारत को तीसरी विश्व अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसका मतलब क्या क्या करना होगा, इसमें जो सबसे खास बात है ना वो क्या है, एक तो ये एक बताया है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है आपको, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना लीकेज रोकने, ये जो चीज़ है ना लीकेज रोकने, मतलब जो पैसा इधर उधर बह जाता है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है, सब चीज़ें होती हैं ना, उसको रोकना है आपको। तो क्या करेंगे बताइए, आप क्या सुझाव देंगे भाई? अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं या फिर गरीबों को कोई हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देंगे, है ना? ई गवर्नेंस हर जगह लागू करेंगे आप, सही बात है कि नहीं? और इसके अलावा सिविल चार्टर वगैरह हर जगह लागू करेंगे, राशनिंग पे पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है तो उस पर क्या है, पूरा एक मॉनिटरिंग रहेगी, किसकी किसकी मॉनिटरिंग रहेगी? सैटेलाइट से पूरा एकदम एक मॉनिटरिंग उसमें कर दिया जाए, है ना? इसके अलावा जो राशन जैसी चीज़ है तो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसका पूरा लेखा जोखा, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा कि सरकार ने इस पैसे को, इतने पैसे को यहाँ यहाँ खर्च किया है, इस मद में खर्च किया है ना? और इससे ये निर्माण हुआ है, सही बात है ना? इसके अलावा ये भी क्लियर होना चाहिए कि सरकार की कितनी आमद है, कितनी खर्च है, जो उसने खर्च किया है उससे कितना लाभ हुआ है। और साथ ही साथ जो आपका जैसे आप ये कहते हैं ना कि बजटिंग वगैरह जैसी चीज़ है, और ज़्यादा अगर इसको विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है तो अगर अब बजट बने ना तो जो आपका ट्रेडिशनल जो बजट बनता था ना वो बजट नहीं, अब क्या होना चाहिए, बहुत तार्किक बनाना है तो जीरो बेस बनाइए आप, है ना? जीरो बेस बनाइए। और अगर बहुत ज़्यादा निष्पादन आधारित बनाना है तो इसका मतलब आउटकम बजट बनाइए आप, है ना? ये सब चीज़ें इंडिया में शुरू हो चुकी है ना, आउटकम बजट, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, है ना? तो अब ये सब बनाइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा खर्च करना है उस पर नियंत्रण नहीं करना है ना? जो पैसा खर्च हुआ है उसी को नियंत्रण नहीं करना, बल्कि उस पैसे का जो उपयोग हुआ है उससे हमने क्या क्या पाया है, हमको रिजल्ट आउटकम क्या क्या मिला है, इन सब चीज़ों पे, है ना? इसी तरीके से क्या है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को अब क्या है, प्रमोशन मिलना है अगर, तो प्रमोशन मिलने के लिए उसको क्या होना होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका परफॉर्मेंस जो है उस बेस पे आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है इसका मतलब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा प्रशासन में खर्च भी कम करना है आपको, खर्च कम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि खर्च कम करने के लिए आपको तरह तरह के काम करने पड़ेंगे। काम करने मतलब अनावश्यक जो है, जो पोस्ट हैं, अनावश्यक जो लोग हैं वहाँ पे आप क्या कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। वैसे लोग जो वहाँ पे अनावश्यक रूप से हैं उनको आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ दूसरी जगह काम है। इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, है ना भाई? इसके अलावा थोड़ा सा आजकल के समय में थोड़ा सा ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना है आपको, है ना? तो कि भाई बिना पर्यावरण को ध्यान दिए आप विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ी हानि हो सकती है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अब आपको करनी पड़ेंगी, ये ऐसे सुझाव देने हैं आपको जी। जो करप्शन होता है, मतलब ये तो एक टेंडेंसी टाइप हो गया है हाँ अभी। हाँ, तो अगर उसके अगेंस्ट कोई रूल बनाएंगे तो वो बिलो द टेबल हो जाएगा, अभी भी बिलो द टेबल है हाँ और अबव द टेबल भी है। हाँ हाँ,
और अगर कोई करप्शन मतलब कर रहा है, मतलब पैसे ले रहा है, तो उसको डेवलपमेंट की यूज में भी तो डाल सकता है। नहीं, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है। इतना भी, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, कि जब आप ट्रांसपेरेंसी वाला पूरा सिस्टम डेवलप कर लेंगे ना, इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू जो अकाउंटेबिलिटी आएगी ना, वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज होगी। करप्शन को कम करना है अगर, तो करप्शन ज़ीरो तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन ना यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ऐसा डेवलप ही नहीं किया गया अभी तक। और वो चीज़ जो है ना, बट मतलब कहना चाहिए कि एकदम एक कहना चाहिए कि एकदम फोकस में नहीं है गवर्नमेंट के। मतलब ये ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है ये कि करप्शन लेस बना दिया, करप्शन है तभी तो इनको भी फ़ायदा है ना भाई, नेता और प्रशासन मिल के ही तो कमा रहे हैं। तो वही आप, मैं अगर रायपुर में देखूं, मतलब नाम नहीं लूँगा मैं जो जिनको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, 5 साल अगर वो मंत्री बन गए हैं तो रायपुर में ऐसा ऐसा महल बना के छोड़े हुए हैं। मतलब यार 5 साल में जो मिलना चाहिए उनको, अगर तनख्वाह सिर्फ देखा जाए, थोड़ा बहुत और ऊपर देख लिया जाए, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है, मतलब खरबों की प्रॉपर्टी भाई। तो वही समझने वाली बात है, 5 साल में ऐसा क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया कि आप खरब पूरा प्रॉपर्टी बना लिया आप, है ना। अब वो बातें वहीं की रही सही, सब खत्म हो गई। भाई पब्लिक के सामने वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी हैं, एक बार कम से कम इस बारे में पूछताछ तो होनी चाहिए ना भाई, कहाँ से आया, तुम्हारा बैकग्राउंड भी तो ऐसा नहीं है, तो ये अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया, पब्लिक भी नहीं पूछती, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, सिस्टम भी वैसा नहीं है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, उन कमियों को दूर करना होगा, है ना। तो ठीक है, करप्शन के लिए आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो जो शरीफ लोग हैं ना, जैसे घरों में जो ताला लगता है ना, तो ताला जो है शरीफों के लिए लगाया जाता है, चोरों के लिए नहीं लगता है। चोर तो उसको एक झटके में ऐसे करेगा, पट्टे से टूटा, अपना काम करके निकल लेगा। वो लगता है ज़्यादातर क्या, शरीफ जो है वो चोरी ना कर सके। मतलब दरवाज़ा आपका खुला हुआ है, और कोई बंदा जो है आपका अपना जान पहचान का ही, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो अंदर आया, उसको मतलब कोई चीज़, छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी, उसने अपना उसका इस्तेमाल किया, चला गया, बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़रूरत की है, आप उठाया, वो लेके चला गया। एक धीरे धीरे जो है उसकी एक आदत बन गई, कोई ज़रूरत है, उसको देख रहा है, पैसे बच रहे हैं, खरीदने ज़्यादा तो ये ऐसा होता वैसा होता। अब धीरे धीरे उसके मन में लालच जो है वो बढ़ने लगेगा। अब बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ये है कि वो भी चोर वाले श्रेणी में आ जाएगा। इसका मतलब ये ताला वाला जो है ना, बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारे शरीफों को शरीफ बनाए रखता है ना। उसी तरीके से जो हमारे अकाउंटेबिलिटी के मीन्स होने चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी के मीन्स को बहुत अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। आरटीआई एक्ट की देखिए, इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत कर दी गई है कि अब जो है सीधा सीधा जवाब दिया जाता है कि हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। मतलब ये हालत हो गई। अब बताइए जरा, कितनी ख़राब बात है ना ये और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पब्लिक के बीच में है ही नहीं, आरटीआई कानून के बारे में कोई नहीं। आप लोग चर्चा करते हैं, पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, कोई चर्चा है कहीं नहीं। समझ के देखिए ज़रा। तो अभी बताइए, आपके यहाँ पे करप्शन नहीं होगा तो कहाँ करप्शन होगा, है ना। तो अपने हालात के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमने जो देश की समस्याओं के बारे में गहराई से सोचना शुरू करेंगे, तभी आपको क्या होगा, एक अंदर से मतलब बातें आएंगी, विचार आएंगे, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो है ही नहीं बातचीत। हमारे यहाँ क्या, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, यही सब मुद्दा रहता है लोगों के बीच में। सही बात है ना, वो गलत है, वो गलत है, ये ऐसे ही होते हैं, वो वैसे ही होते हैं। सोशल स्टिग्मा चिपकाया जाता है, ये जाति के लोग, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, है ना। जजमेंटल हुए पड़े। अपने गिरेबान में देखना चाहिए ना, हमने क्या बनाया है, देश का हालत है कि नहीं। सभी लोगों के, हम लोग सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा, ये आ गया है एक आठो, ये देख लेते हैं ना। अब मेरी हिम्मत जो है एकदम जवाब दे रही है ना। एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे हम लोग, है ना। मैं 15-16 दिन में आ ही जाऊँगा क्लास से, है ना, दिल्ली से। तो फिर उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। चलिए, ध्यान से पढ़िए, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, है ना, फिर आपको आराम से वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से पढ़िए ज़रा, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ।
विजय पिछले 2 वर्षों से देश के, एक एक चीज़ को नोटिस करना है ना, पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिश्नर थे। मतलब वो 2 साल से वहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब उस जगह के बारे में वो थोड़ा सा जानकार ज़्यादा है। सब कंडीशन को ध्यान से समझना है आपको, एक एक लाइन को ना, ठीक है उर्वशी, है ना। चलिए फिर, और वो भी कोई बहुत जिम्मेदार पद पे, डिप्टी कमिश्नर है ना, बहुत जिम्मेदार बड़े वाले पद पे है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो दाएं बाएं ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है ना। फिर उसके बाद अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगस्त महीना नहीं है इंपॉर्टेंट भाई, बारिश ज़्यादा अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। ठीक है, पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई, पूरा सड़क नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गया, इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गईं, लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हुए। 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5000 लोग बुरी तरह घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किए गए। दूर दराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई। विजय को अपने गृह नगर केरल से संदेश मिला। लो मतलब उत्तर में है ये, मान लो देहरादून में है, देहरादून मतलब उत्तराखंड में है, और उनका घर कहाँ है, केरल में, मतलब बहुत दूर है। मतलब ऐसा सिचुएशन देता है ना कि अब वहाँ से वहाँ तक जाएगा ही नहीं, दौड़ के जाएगा कितने देर में पहुँचेगा, पैदल तो जा ही नहीं सकता है कि नहीं। हाँ, तो विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। ठीक है, विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार न था। उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थी और पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थी। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले में स्थिति और ख़राब हो गई। वहीं उनके मोबाइल पर अपने गृहनगर से मां का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने के लगातार संदेश आ रहे थे। तो विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं बताइए। या तो वो अपनी मम्मी के देहांत वाले संस्कार में चले जाए, या तो वो यहाँ रह के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हाँ ठीक है, ये 2 विकल्प हो गए। तीसरा विकल्प और भी हो सकता है। मतलब एक विकल्प ये हो गया कि भैया चलो मेरी माँ ख़त्म हो गई है, मुझे जाना है, मतलब निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए आपके वहाँ भारी बारिश हो रही है, पहाड़ी है, सारी चीज़ें, सड़क नेटवर्क है ना, इसके अलावा भारी बारिश, मौसम ख़राब है, तो वहाँ से एयरपोर्ट से भी आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी तो कंडीशन है ना वहाँ पे। आपको सभी पहलुओं पे सोचना है, ठीक है ना। और इन केस मान लीजिए कि वहाँ से आपको ये सेवा मिल जा रही है कि एयरपोर्ट के थ्रू जो है भी वहाँ पे आपको मिल रहा है, मौसम थोड़ा ठीक हुआ, जा सकते हैं आप। अब यहाँ समझने वाली बात है, इतनी दूरी है कि डेड बॉडी को कितने देर तक रखेंगे आप, एक कंडीशन ये भी है, सही बात है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ अगर ये क्या बोलते हैं, अगर आप जाने की बात सोच रहे हैं तो वहीं पे आप एक ज़िम्मेदार ऑफिसर भी हैं आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, तो ज़िम्मेदार ऑफिसर भी हैं आप वहाँ पे। तो इसमें एक विकल्प ये हो सकता है, देखिए आप ब्लंडर क्या क्या कर सकते हैं, जो भारी गलतियाँ जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। आप सीधा बोलेंगे सर ये जो है ना, यहाँ मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं आप ऐसा बताते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो वहाँ पे मतलब तबाही हो जाएगी, त्राही माम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को ही सब कुछ मान लिए, बाकी लोग फालतू हैं वहाँ पे, सही बात है ना। तो बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलना है ना। आपके पास दुविधा तो है ना कि वहाँ की जिम्मेदारी आपकी है, उधर एक माँ के साथ जो इमोशनल आपका जो टच है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ जाएं कि यहाँ रहें, ये सारी चीज़ें हैं। कंडीशंस भी अगर मान लीजिए कंडीशन फेवर में हो गया कि मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, एरोप्लेन की सुविधा मिल रही है, अगर उस कंडीशन में जाने वाली बात हो रही है, जा सकते हैं आप। लेकिन आप वहीं एक बार ये सोच रहे हैं कि यार मैं 2 साल से यहाँ पे चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, है ना।
तो अब ये कई सारी चीज़ें हैं, आप कई सारी चीज़ें सोच सकते हैं इसमें। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको जो विकल्प बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं तुरंत अपने जो है हायर अथॉरिटी से मिलने जाऊँगा। किससे? कमिश्नर से। कमिश्नर से जाके बोलूँगा कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम संस्कार में मेरा वहाँ कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, बहन भी मेरी अमेरिका में, वो पहुँच ही नहीं पाएंगी, तो वहाँ पे अंतिम संस्कार भी अगर ना हुआ तो ये बहुत अफसोस की बात होगी, मेरी माँ है। तो अब उस कंडीशन में अब वहाँ कमिश्नर क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं कि ठीक है, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे मामले में बोल दिया जाता है चाहिए ठीक है मैं खुद संभाल लूँगा, या कोई आपका जो कलीग कोई है साथ वाला है वो संभाल लेगा। एक ऑप्शन है, मतलब आप ही सर्वे सर्वा नहीं, बहुत सारे लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको बताना है, समझाना है वहाँ पे, है ना। तो अब क्या है वहाँ पे, अगर इसके बाद भी अगर ये हो जाता है कंडीशन, अब ये भी हो जाती है ना कि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा वहाँ पे कोई पुराना है ही नहीं, सब जितने आए हैं सब नए नए से आए हैं, बहुत ज़्यादा भी उनके पास नॉलेज नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है, कमिश्नर ये कह सकता है कि भाई आपकी जगह अभी फ़िलहाल कोई नहीं ले सकता। आप खुद नहीं कहेंगे कि मैं ही वहाँ रहूँगा तो कर पाऊँगा। अगर कमिश्नर ऐसा कहता है कि भाई आपसे बेहतर अभी इस सिचुएशन में वहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको एक अप्रोच होता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। क्या होता है? यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसको बोलते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। इसका मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम फायदा, ये सारी चीज़ें है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सामने कोई एक है उसका लाभ, और आपके सामने दूसरी तरफ जो है एक से ज़्यादा लोगों का लाभ, तो आप किसके लाभ को चुनेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एक के लाभ के बजाय आप ज़्यादातर लोगों के लाभ के बारे में सोचेंगे ना। इसका मतलब ये है कि फिर यूटिलिटेरियन अप्रोच के हिसाब से फिर आप क्या करेंगे? इसके अलावा इसमें कई सारे अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच भी लगेगा, डिओन्टोलॉजी भी लगेगा, कर्तव्य वाला सिद्धांत जो। तो आप फिर वहाँ से क्या बोलेंगे कि मैं कोशिश करूँगा अपने कुछ दोस्तों से, बाकी लोगों से वहाँ बात करके मैनेज करने का, और मैं यहाँ पे पूरी तरीके से रहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है दांव पे लगी हुई है। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सभी चीज़ें जो है आपको हर पहलू पे सोच करके क्या करना है, इसका आंसर देना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी आप बोल रहे हैं एक्चुअल में आप अपनी पर्सनालिटी का कौन सा रूप उनके सामने रख रहे हैं, इसको बार बार पूछिएगा। जैसे मैंने कहा, क्या मैंने ये कहा कि अरे मैं नहीं जाऊँगा, आपका सीधा एक लाइन में ही जवाब है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ 2 साल से हूँ, बहुत पुराना हूँ, ऐसे में अगर मैं चला गया तो यहाँ त्राहिमाम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, मतलब आपके अलावा वहाँ पे प्रशासन में कोई इस टाइप का लायक है ही नहीं, आप अकेले लायक हैं, है ना, सही बात। तो ये सब छोटी छोटी गलतियों से भी बचना है आपको। आपको क्या बताना है? आप कमिश्नर से मिलेंगे, इस मामले में मिलने के बाद सारी बातें रखेंगे। अगर कमिश्नर कहता है कि सारे लोग नए हैं या बहुत जूनियर हैं, इस सिचुएशन को आप बेहतर हैंडल कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में फिर आप बताएंगे, तब मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ की ड्यूटी को कोशिश करूंगा कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट वगैरह रहते हैं, अगर दोस्त वगैरह यार वगैरह नहीं अगर रहे तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो सारी चीज़ें। और साथ में भी बताएंगे कि मेरी माँ जिंदा होती अगर ना, तो इस सिचुएशन में वो बोलती नहीं बेटा तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी बड़ी है। इसका मतलब मैं ये सोच के भी नहीं जाऊँगा कि मेरे इस कर्म से क्या होगा, मेरे इस ड्यूटी से, ड्यूटी निभाने से, मैं ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो वो उससे क्या होगा कि मेरी माँ की आत्मा और ज़्यादा प्रसन्न होगी। अगर ऐसी सोच, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो आपका आंसर परफेक्ट होने लगा है, प्रैक्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से, एथिकली भी, मॉरली भी, सब तरीके से। समझा ये बात? तो आपको ये सारी चीज़ें, बाकी जो क्वेश्चन है आप उसको सारी को देखते जाइएगा, देख करके फिर उसके बाद इसको, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में कोशिश करिएगा। लेकिन है ना, दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाइए, आप आपस में ही बात करने लगिए, आप यार ये सिचुएशन है, बताओ इसमें क्या होगा, क्या करना चाहिए। ठीक, बस करें, छोड़ दें? ठीक, चलिए फिर मिलते हैं 15-16 दिन बाद, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। वही डिओन्टोलॉजी, आपको सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी सोचना है, मुझे पढ़ाई करना है, मेरा ये रास्ता है, मुझे इस रास्ते पे चलना है। मतलब अभी मंजिल से प्यार नहीं करना है, आपको सफ़र से प्यार करना है, ठीक है। जिस दिन सफ़र से प्यार हो जाएगा ना, तो मंजिल अपने आप आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएगी, ठीक है।
मंजिल के पीछे नहीं भागना है, प्रेशर पड़ता है उससे, है ना। अपने जो रास्ता है, जो सफ़र है आपका, उससे प्यार कीजिए। ठीक, चलिए, ठीक है, थैंक यू।